आज मैं आपसे पूछता हूं कि उस महापुरुष ने एक सपना देखा था। मैं आपसे पूछता हूं कि उनका बच्चा मरा पड़ा था, बाबा साहेब अंबेडकर के पास उसके नए कपड़े के लिए पैसे नहीं थे। मां रमाबाई ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उस बच्चे को उड़ाया और बाबा साहेब अंबेडकर से कहा कि इस एक बच्चे के लिए मत रुकना मेरे साथ। इस देश में आने वाले करोड़ों लाखों राजरत्न मरे हुए पैदा होंगे अगर आज आप इस बच्चे को छोड़कर नहीं गए। और बाबा साहेब अंबेडकर अपने बच्चे को, मरे हुए बच्चे को छोड़कर लंदन के अंदर आपके लिए अधिकार दिलाने के लिए गए। आज मैं आपसे पूछता हूं कि उस महापुरुष ने एक सपना देखा था। मैं आपसे पूछता हूं उस महापुरुष ने एक सपना देखा था कि आज इस देश में हम लोग प्रधानमंत्री बने, इस देश के अंदर हम लोग अपना प्राइम मिनिस्टर बनाए। मैं आपसे सवाल करता हूं कि उस सपने को पूरा करने के लिए, उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए हमारा क्या योगदान है। आज हमारे नेता अलग अलग पार्टी, अलग अलग संगठन बना के काम करते हैं। आज हमारे नेता 1,35,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड संगठन बनाने के लिए काम करते हैं। उस महापुरुष ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम लोग शिक्षित भी हुए, हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन संगठित होने के नाम पर हम लोग 1,35,000 से ज्यादा संगठन बनाए जा रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश के अंदर इस बहुजन समाज ने कभी 4-4 बार सरकारें बनाई। मान्यवर कांशी राम साहब ने अपना घर परिवार, सुख चैन सब कुछ छोड़ दिया और इस उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने 4-4 बार सरकार बना के दी। आज उस समाज की यह हालत क्यों हो गई है? आज उस समाज की वो हालत क्यों हो गई है कि आज इस उत्तर प्रदेश के अंदर जब कभी ये कहा जाता था कि कोई अनाड़ी भी खड़ा हो जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी की सीट से जीतकर लखनऊ की विधानसभा के अंदर पहुंच जाएगा। मेरा आपसे सवाल है कि आज वो बहुजन समाज पार्टी जीरो क्यों हो गई है? आज उस बहुजन समाज पार्टी का एक भी सांसद और विधायक क्यों नहीं है? मैं खुल के कहता हूं कि हमारे नेताओं ने इस मूवमेंट को बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे नेता ही उस जीरो पे आने के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। इस बात को भी मैं खुले मन से कहता हूं। जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। आखिर ये नौजवान आज सड़क पे क्यों है? जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। और सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता। और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उसके सर पे कभी ताज नहीं होता, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। अगर आज नौजवान अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर निकले हैं तो इसलिए निकले हैं कि फूले शाहू अंबेडकर और मान्यवर कांशी राम साहब का जो सपना था कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, बाबा साहेब अंबेडकर ने जब हमें वोट का अधिकार दिया और इस बात को कहा कि अब इस देश में मैं ऐसी व्यवस्था लाने वाला हूं कि पानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब अगर राजा पैदा होगा तो बैलेट और वोट की ताकत से पैदा होगा। और उन्होंने कहा कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं और हमें इस देश का शासक जमात बनना है। तो आप सब बताओ कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जिस सपने को पूरा करते हुए अपनी 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। हमारी माएं बहनें यहां बैठी हुई हैं, बड़ी संख्या में बैठी हुई, इनके लिए भी जोरदार तालियां जो इतनी धूप में, इतनी गर्मी में हमारे बीच बैठी हुई हैं। इस मातृ शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर एक और कहते थे कि मैं किसी समाज या किसी भी देश की उन्नति प्रगति उस समाज की, उस देश की महिलाओं की उन्नति प्रगति से मता हूं। तो अगर हमारे समाज की महिलाएं उन्नति प्रगति नहीं कर पाएंगी तो हमारा समाज भी कभी उन्नति प्रगति नहीं कर पाएगा। तो आज बराबर का हिस्सेदार और भागीदार बनने के लिए, इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए मेरी मातृशक्ति को भी मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। देखिए, ये बहुत जरूरी बात है जिस बात के साथ मैं आपके बीच हूं और आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से ये देख रहे होंगे कि काफी लंबे समय से हमने अपने घर को छोड़कर इस सड़क को अपना घर बना लिया है, इस शहर को, इस गांव को, कस्बों को अपना घर बना लिया है, गली कूचे और नुक्कड़ चौराहों को अपना घर बना लिया है। और मान्यवर कांशी राम साहब और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए हमने अपने परिवार को छोड़ दिया है, अपने घर को छोड़ दिया है और समाज को अपना घर मानते हुए आपके बीच लगातार चल रहे हैं। मेरी माओ बहनों से मैं पूछना चाहता हूं
कि मां रमाबाई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पत्नी, बड़े ध्यान से आप मेरी बात सुनना, कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पत्नी मां रमाबाई जब बाबा साहेब अम्बेडकर इस शोषित वंचित समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे, जब इस शोषित वंचित समाज को अधिकार देने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जब इस देश में वो व्यवस्था चलती थी कि अगर पति मर जाता था तो पति को उसके साथ सती हो जाना पड़ता था, जब इस देश में वो व्यवस्था चलती थी, जब इस देश में कोई तबका सुबह शाम घर से बाहर नहीं निकल सकता था, जब इस देश का कोई तबका शिक्षा हासिल नहीं करता था, जब इस देश का कोई तबका जिस तालाब में पशु पानी पी सकते हैं उसमें पानी नहीं पी सकता था, जब इस देश में एक तबका गले में हांडी और पीछे झड़का कर चलता था, उस समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिस परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी पत्नी मां रमाबाई दूसरों के घरों में झूठन मांजती थी, दूसरों के घरों में चौका बर्तन करती थी, दूसरों के यहां उपले पाती थी। बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के सबसे बड़े और सबसे जाने पहचाने देश अमेरिका के अंदर और विश्व विख्यात यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर जब पढ़ाई पढ़ रहे थे तो उनको भी अपने पैसे भेजने का काम करती थी। मेरी माओ बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस मां ने किसके लिए त्याग किया, उस मां ने किसके लिए समर्पण किया? अरे जिसका पति विदेश में पढ़ता हो, जिसका पति पढ़ लिखकर 32 डिग्रियां हासिल करता हो, जिसका पति विश्व रत्न कहलाता हो, जिस पति ने इस भारत के संविधान का निर्माण कर दिया, उसके पास कोई कमी रह सकती थी क्या? आप मुझे बताओ हाथ उठा के कि क्या उस पत्नी के, उस मां के पास कोई कमी रह सकती थी? लेकिन उसने आपके बच्चों का बेहतर भविष्य बन सके, आपके बच्चे IPS, PCS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बन सके, आपके बच्चे विधायक, सांसद बन सके, आपके बच्चे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सके, आपके बच्चे बहुत अच्छी घड़ी पहन सके, आपके बच्चे बहुत अच्छे कपड़े पहन सके, आपके बच्चे बहुत बेहतर और स्वतंत्रता और आजादी के साथ जीवन जी सके। इसलिए उस मां ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। उसका बच्चा घर में मरा पड़ा था और बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश जा रहे थे गोलमेज सम्मेलन के लिए। मैं आपसे सवाल करता हूं नौजवान साथियों, मैं आपसे पूछता हूं मेरी माताओं बहनों, कि बाबा साहेब अम्बेडकर अपने मरे हुए बच्चे को लांघकर विदेश क्यों गए? मैं आपसे पूछता हूं कि जिस मां ने, आप अगर आज भी आपके बच्चे को अगर पेट में दर्द हो जाता होगा तो आप इस एरिया के बेहतर से बेहतर अस्पताल के अंदर उसको दिखाने ले जाते होंगे। अगर आपके बच्चे को थोड़ा बुखार भी आता है तो एक मां पूरी रात जगकर उसकी सेवा करती है। मैं आपसे पूछता हूं कि उनका बच्चा मरा पड़ा था, बाबा साहेब अम्बेडकर के पास उसके नए कपड़े के लिए पैसे नहीं थे, मां रमाबाई ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उस बच्चे को उड़ाया और बाबा साहेब अम्बेडकर से कहा कि इस एक बच्चे के लिए मत रुकना मेरे साथ, इस देश में आने वाले करोड़ों लाखों राजरत्न मरे हुए पैदा होंगे अगर आज आप इस बच्चे को छोड़कर नहीं गए। और बाबा साहेब अम्बेडकर अपने बच्चे को, मरे हुए बच्चे को छोड़कर लंदन के अंदर आपके लिए अधिकार दिलाने के लिए गए। आज मैं आपसे पूछता हूं कि उस महापुरुष ने एक सपना देखा था, मैं आपसे पूछता हूं उस महापुरुष ने एक सपना देखा था कि आज इस देश में हम लोग प्रधानमंत्री बने, इस देश के अंदर हम लोग अपना प्राइम मिनिस्टर बनाए। मैं आपसे सवाल करता हूं कि उस सपने को पूरा करने के लिए, उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए हमारा क्या योगदान है? आज हमारे नेता अलग अलग पार्टी, अलग अलग संगठन बना के काम करते हैं। आज हमारे नेता 1,35,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड संगठन बनाने के लिए काम करते हैं। उस महापुरुष ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम लोग शिक्षित भी हुए, हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन संगठित होने के नाम पर हम लोग 1,35,000 से ज्यादा संगठन बनाए जा रहे हैं। अगर हम इस उत्तर प्रदेश की बात करें, इस उत्तर प्रदेश के अंदर इस बहुजन समाज ने कभी 4 बार सरकारें बनाई। मान्यवर कांशी राम साहब ने अपना घर परिवार, सुख चैन सब कुछ छोड़ दिया और इस उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने 4 बार सरकार बना के दी। आज उस समाज की ये हालत क्यों हो गई है? आज उस समाज की वो हालत क्यों हो गई है कि आज इस उत्तर प्रदेश के अंदर जब कभी ये कहा जाता था कि कोई अनाड़ी भी खड़ा हो जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी की सीट से जीतकर लखनऊ की विधानसभा के अंदर पहुंच जाएगा। मेरा आपसे सवाल है कि आज वो बहुजन समाज पार्टी जीरो क्यों हो गई है? आज उस बहुजन समाज पार्टी का एक भी सांसद और विधायक क्यों नहीं है? तो वो इसलिए नहीं है
क्योंकि हम लोग अपने घमंड और अपने एटीट्यूड में मस्त हैं। मैं खुल के कहता हूं कि हमारे नेताओं ने इस मूवमेंट को बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे नेता ही उस जीरो पे आने के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। इस बात को भी मैं खुले मन से कहता हूं। बाबा साहेब अंबेडकर के बाद जब बाबा साहेब अंबेडकर हमें वोट का अधिकार देके गए तो उस वोट की वैल्यू मान्यवर कांशी राम साहब ने बताई नहीं बताई, मेरे बड़े बूढ़े मंच पे हैं, आप सब ने मान्यवर कांशी राम साहब का वो दौर देखा होगा कि किस तरह उस महापुरुष ने अपने घर परिवार को छोड़कर, सुख संपत्ति को छोड़कर इस सोए हुए समाज के लिए आज जीवन अविवाहित रहे, कोई बैंक बैलेंस नहीं रखा और इस समाज को अपना घर मानते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को सपने को पूरा करते हुए अपने घर को छोड़ दिया। क्या यातनाएं, क्या संघर्ष मान्यवर कांशी राम साहब का रहा होगा, आप जानते हैं। ये समाज मान्यवर कांशी राम साहब अगर नहीं होते तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को इस उत्तर भारत के अंदर कभी जान नहीं पाता, उनकी मूवमेंट को कभी जान नहीं पाता। तो आज इस मौके पर जब हम जय भीम करते हैं तो जय भीम के साथ जय कांशी राम भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कांशी राम आपके बीच नहीं आते तो जय भीम आप नहीं कह पाते, और अगर आप जय भीम नहीं कह पाते तो आज आप भारतीय संविधान के लिए जागरूक भी नहीं होते। मैं आपसे एक कहता हूं कि आज जिस मूवमेंट को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये मिशन हमारे पुरखों का मिशन है, ये आंदोलन हमारे पुरखों का आंदोलन है। और हमारा सिर्फ यही रास्ता नहीं है कि आज हमारी बहन बेटी के साथ कहीं शोषण हो गया, कहीं बलात्कार हो गया तो चलो डीएम करे लगा घेराव करेंगे, चलो किसी मिनिस्ट्री का घेराव करेंगे। अरे कहीं हमारे भाइयों को मूछे रखने पे मार दिया जाता है, हम फिर आंदोलन करते हैं। हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, फिर आंदोलन करते हैं। हमें कहीं जूते में भर के पेशाब पिला दिया जाता है, हम फिर आंदोलन करते हैं। हमें कहीं जाति के नाम पे मार दिया और पीट दिया जाता है, हम फिर आंदोलन करते हैं। अरे आजादी के 78 साल बाद आज तक हम आंदोलन ही तो करते आए हैं। अरे बाबा साहेब अंबेडकर ने जो कहा था कि हमें इस देश का 21वीं सदी में शासक जमात बनना है, वो जमात हम लोग कब बनेंगे, वो सपना हम लोग पूरा कब करेंगे, उस सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष हम कब करेंगे। मैं आज इस मन से कहता हूं कि मैं किसी पार्टी संगठन का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं कोई पार्टी संगठन बनाने आपके बीच नहीं आया हूं। मैं आपके बीच, मैंने बहन जी को कितने लोग जानते हैं, हाथ उठा के बताओ। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आज के दौर में एक नव निर्वाचित सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, वो भी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईमानदारी से इस बात को बताना कि क्या अलग अलग बिखर के हम किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं, मेरा आपसे सवाल है। क्या बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और तमाम इस तरह की पार्टियां बनाकर हम लोग इस देश के शासक बन सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि इस देश में एक ऐसी पार्टी जिसको हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने हमारे समाज का कितना शोषण किया है, ये बात किसी से नहीं छुपी है। इस देश में उस पार्टी ने 15 सालों से राज किया है। वो एनडीए जैसा गठबंधन बनाकर इस देश की सत्ता पे काबिज होने का काम करती है। वो ऐसी व्यवस्था की पार्टी है जिसने हमारे ऊपर 6000 सालों से राज किया। अरे जब वो लोग गठबंधन कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी जिसने बाबा साहेब अंबेडकर को जीते जी सम्मान नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी जिसने बाबा साहेब अंबेडकर को मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, अरे वो पार्टी इंडिया जैसा गठबंधन बनाकर संविधान के नाम पे वोट मांग सकती है और देश की सबसे मजबूत विपक्ष बन सकती है। तो आप सबके माध्यम से क्या मुझे अपने नेताओं से यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जब दुश्मन एकजुट हो सकता है, तो जब आपकी उन्नति प्रगति का मार्ग की राजनीति है, तो आप लोग अंबेडकरवादियों का एक गठबंधन क्यों नहीं बनाते हो? तो आप लोग इस देश में शासक जमात बनने के लिए गठबंधन क्यों नहीं बनाते हो? क्या आपने कभी सुना है कि अंबेडकरवादियों का कोई गठबंधन बनाओ? अरे इस भोले भाले समाज के नाम पे कब तक राजनीति करोगे? अरे इस भोले भाले समाज के नाम पे कब तक अपने घर को भरने का काम करोगे? ये समाज आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है कि आज हमारा संविधान खतरे में है, हमारे महापुरुषों का वो आंदोलन खतरे में है, हमारे पुरखों की वो विरासत खतरे में है। अरे इसको मिलके बचा लो। मैं एक नज्म के साथ अपने नेताओं से पूछ रहा हूं और मैं बड़ा निवेदन करूंगा कि बड़े ध्यान से आप इसको सुनना, क्योंकि मैं आपके बीच कोई मनोरंजन करने नहीं आया हूं। ये आंदोलन है, मनोरंजन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं।
जिस आंदोलन के लिए हमने अपना घर छोड़ दिया तो खुशी के लिए अपना घर नहीं छोड़ा होगा। अगर हमारी माए बहनें यहाँ बैठी हैं, आपका बच्चा अगर 10 दिन के लिए घर छोड़ दे और 11वें दिन नहीं आए तो आप कहोगे अपने बेटे से कि बेटा घर लौट के आ जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमने अपने परिवार को पहले 4.5 महीने के लिए छोड़ दिया और इस बार 28 महीने के लिए हम लोग अपने घर से बाहर निकले हैं, तो बड़े दर्द के साथ निकले हैं। और आप सबसे ये कहूंगा, अपने नेताओं को आप सबके माध्यम से मैं ललकारने का काम करूंगा। उन साहब एक बात कहते थे कि उत्तर प्रदेश जातिवाद की गर्दन है, अगर हमने उस गर्दन को मरोड़ दिया तो हम देश से जातिवाद को खत्म कर देंगे। तो आप सबसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिस आंदोलन को लेके आपका भाई निकला है वो आंदोलन बहुत सच्चा है और बड़ी दुख तकलीफ के बाद इस आंदोलन को लेके निकले हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश में हम सिर्फ अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुटवाते रहें। हम नहीं चाहते हैं कि कहीं हमें मूछे रखने पे मार दिया जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि कहीं हमें पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है। यूं तो हम ताकतवर बहुत हैं, यूं तो हम कमजोर भी नहीं हैं, यूं तो हम किसी से डरते और घबराते भी नहीं हैं। लेकिन मेरे भाइयों, जब इस देश में भारत का संविधान नहीं बचेगा तो चंद चालाक लोग आपको फिर से गुलाम बना लेंगे। हम जब तक जीवित हैं गुलाम नहीं बनने देंगे। लेकिन साथियों, हम अमर भी तो नहीं हैं, मर के तो कभी जाएंगे। तो आप सोचिए कि आने वाली पीढ़ी का बेहतर भविष्य कैसे बनेगा। अगर संविधान नहीं होगा तो उनका बेहतर भविष्य कैसे बनेगा। तो जो लोग आज ये समझते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं, किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे। मैंने कहा भीमा कोरे गांव में हमने भगा भगा के मारे थे, हम तब भी बहादुर थे, हम आज भी बहादुर हैं और हम कल भी बहादुर रहेंगे। तो हमारी बहादुर की मिसाल हमसे मत पूछिए। साथियों, मैं इस आंदोलन को लेकर जब भी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचूंगा, दोनों हाथ उठा के बताओ कि कौन कौन साथी चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़े। कौन कौन चाहता है कि इस देश में फूले शाहू अंबेडकर की विचारधारा का एक झंडा हो। जब हमारा दुश्मन एकजुट हो सकता है तो क्या हम एकजुट नहीं हो सकते हैं। तो आप सब बताओ मेरी माताओं बहनों, जब मैं दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचूंगा तो आप दिल्ली के जंतर मंतर आओगे या नहीं आओगे। क्या मैं दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचूंगा तो आप आओगे या नहीं आओगे। मेरी माताओं बहनों, इस बात को याद रखना कि आप एक घर में कुम्हार की तरह होते हो। अगर आप अपने परिवार को चाहो तो मिट्टी का घड़ा भी बना सकते हो। अगर आप अपने परिवार को चाहो तो उसको बहुत बड़ा जग भी बना सकते हो। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो महज अकेला पुरुष शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक बेटी शिक्षित होती है, एक महिला शिक्षित होती है, तो उसके साथ साथ उसका परिवार और उसका पूरा समाज शिक्षित होता है। इसके लिए जीता जागता उदाहरण है आयरन लेडी माननीय बहन कुमारी मायावती जी। जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो इस समाज के अंदर जो आपको आंखें घूर कर देखते थे, उस समाज के बड़े बड़े अधिकारी भी माननीय बहन जी के जूते साफ करने का काम करते थे। तो एक महिला कभी कमजोर नहीं होती है। इस पुरुषवाद समाज ने महिलाओं को नीचे रखने का काम किया, लेकिन महिला आयरन लेडी मायावती जैसी भी हो, महिला इस देश में इंदिरा गांधी भी थी, महिला इस देश में कल्पना चावला भी थी, महिला इस देश में मां सावित्रीबाई फुले भी थी और महिला इस देश में झलकारी बाई भी थी। तो इस बात को याद रखना कि आप कमजोर नहीं है। आपका बच्चा जिस आंदोलन को लेकर निकला है वो आंदोलन आपके बच्चों के भविष्य को तय करेगा। वो आंदोलन आपके आने वाली पीढ़ी की सुख समृद्धि को तय करेगा। वो आंदोलन आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाने को तय करेगा। इसीलिए जब हम दिल्ली के जंतर मंतर या कहीं भी पहुंचेंगे तो मेरी माओ बहनों, शीश झुकाकर हाथ जोड़कर आपसे नमन करता हूं कि अपने बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली जरूर पहुंचिएगा। बहुत सारे नेताओं ने आपको बुलाया होगा, आप गए होंगे, लेकिन आज नेता नहीं, आपका बेटा आपको दिल्ली की ओर पुकार रहा है। किसी पार्टी संगठन दल ने आपको बुलाया होगा, लेकिन आज सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन आपको दिल्ली बुलाएगा। और आपसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप मुझे बताओ कि समाज में कहीं भी शोषण हुआ तो आपके भाई ने क्या आपको पीठ दिखाने का काम किया। अगर कहीं हमें मूछे रखने पे मार दिया जाता हो तो क्या आपके भाई ने एसपी डीएम कलेक्टर की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं की। अगर आपके मान सम्मान स्वाभिमान पे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार ही नहीं,
राजस्थान ही नहीं, मुंबई ही नहीं, या पूरे देश में कहीं भी आपके ऊपर शोषण हुआ हो तो आपके भाई ने विरोधियों को अपने जूते से पानी पिलाने का काम किया है। मैंने आपके मान सम्मान को किसी भी परिस्थिति में झुकने नहीं दिया है। मेरे तमाम साथी जो अपने घर परिवार को छोड़कर निकले हैं, वो अपने पुरखों की विरासत को बचाने के लिए निकले हैं। अरे ये घमंड, ये जातियों का घमंड दिखाने से काम नहीं चलेगा। हमारे रहबर ने हमें एकजुटता के साथ रहना सिखाया। साथियों, 12 अक्टूबर को नागपुर के अंदर जिस धर्म को बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपनाया था और एक ऐसे धर्म को ठोकर मारने की काम किया था जो धर्म किसी को जन्म से नीच और किसी को जन्म से ऊंच मानता हो, उस धर्म को ठोकर मारने का काम किया था। तो आपका भाई भी आने वाली 12 अक्टूबर को नागपुर के अंदर तथागत बुद्ध के धर्म की दीक्षा लेगा और ऐसे धर्म को ठोकर मारने का काम करेगा जो किसी को जन्म से नीच और ऊंच बताता हो, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें धर्म का मार्ग दिया। और उसके बाद मैं अपने नेताओं से भी सवाल करूंगा कि आपने अभी तक जब आप जय भीम की बात करते हो, नमो बुद्धाय भी बोलते हो, तो आप तथागत बुद्ध के धर्म को कब अपनाओगे? इस भारत को बौद्ध में बनाने की ओर कब बढ़ोगे? बहुजन नेताओं साथ आओ के साथ साथ बहुजन नेताओं धर्म अपनाओ का नारा भी हम लोग लगाएंगे। बस आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ दिल्ली जरूर पहुंचिएगा। आखिरी में इतना ही कहूंगा, यह आंदोलन आप सबके सहयोग से चलता है। आप